स्टार्ट करता है पॉसिबिलिटी या संभववाद। देखिएगा, इससे पहले हमने संभववाद जो पढ़ रहे हैं अभी, उससे पहले हमने डेटर्मिनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। डेटर्मिनिज्म क्या है? तो इसका मेन लास्ट यही निकला था कि जो हमारा नेचर है, नेचर के जितने भी पार्ट है, चाहे हम क्लाइमेट की बात करें या उसके रिलीफ फीचर्स की बात करें, वाटर बॉडीज की बात करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वह ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उस पर रहता है। अब उसके बाद जैसे कि हमने डेटर्मिनिज्म को पढ़ा, तो डेटर्मिनिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सी स्कूल्स था। स्कूल्स का अर्थ होता है कि जैसे कि हमने उसके अंदर देखा कि जो नियतिवाद था, या जिसे पर्यावरणवाद भी कहा जा सकता है या डेटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो स्कूल थी, यानी उसमें हमने पढ़ा था मोस्ट ऑफ जितने भी जो विद्वान था, यानी जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की देन था नियतिवाद, डेटर्मिनिज्म। अब डेटर्मिनिज्म के बाद ये जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसे हम संभववाद या पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पहले तो इसके नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि संभव, देखिए, वाद का अर्थ होता है एक प्रकार की विचारधारा। ये शब्द जो इज्म जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ होता है विचारधारा। अब ऐसी विचारधारा जो पॉसिबिलिटीज को बताता है। जहां हमने नियतिवाद को पढ़ा, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। उसका बोलना, चालना, या उसके जो पहनावे, खान पान, रीति रिवाज, यहां तक कि उसका जो सोचना है, वो भी पर्यावरण तय करता है। तो वहां पर मनुष्य को एक कठपुतली के नाम पर माना गया था। फिर ये जो कॉन्सेप्ट आया जिसे हम संभववाद कहते हैं। संभववादी जो कॉन्सेप्ट है, तो पहले हमने कहा कि जो नियतिवादी थे, यानी नियतिवादी की बात करता है, मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। नियतिवादी का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो नियतिवाद था, मैं यहां पर लिख देता हूं नीतिवाद। अब नियतिवाद के अंतर्गत हमने पढ़ा सबसे पहले कि ये जर्मन, और जर्मन के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रोल था वो था रेडजेल और चर्चिल सैम्पल, ये इनका रोल रहा। अब ये क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह नेचर जो है वह श्रेष्ठ है, प्रकृति श्रेष्ठ है, और जो मानव है वह क्या है, एक कठपुतली है, वो पपेट है। अब वो कठपुतली का अर्थ होता है कि जो प्रकृति है उसका जो प्रभाव रहता है इस पर पड़ता है। अब इसके बाद इस समय की बात करते हैं, तो इसके बाद ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। ये मनुष्य की आदिम अवस्था की बात करता है, यानी काफी पुराने समय में जब ह्यूमन के पास काफी डेवलपमेंट नहीं था, वो केवल और केवल अपने परिवार को पेट भरना जानता था, उसकी सामने कुछ नीड्स नहीं थी, कुछ होप्स नहीं थी, तो वो केवल और केवल अपने आप को सरवाइव करने के रास्ते ढूंढता था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे जैसे विकास हुआ, तो रिवोल्यूशन हुए, उसके अंदर पुनर्जागरण काल आया, उसने औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उस समय मनुष्य की जो आवश्यकता है वो बढ़ी। उसके अंदर टेक्निक का समावेश हुआ। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के विकास के साथ उसकी बुद्धि है, उस बुद्धि का विकास हुआ। अब बुद्धि का जब विकास होगा तो वो कुछ पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा। तो यही जो पॉसिबिलिटीज ढूंढने का प्रयास किया, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि नियतिवादी क्या कहता है। नियतिवादी का मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं। नियतिवादी कहता है कि जो पेड़ है, अब कोई आम का पेड़ है, और आम के पेड़ में से जो आम है वो आम खुद पकेगा
और पकने के बाद वह पकेगा, और पकने के बाद वह जो आम है वह नीचे गिरेगा। अब वो जो नीचे गिरेगा, वर्तने की थोड़ी सी, वो नीचे गिरेगा, अपने आप गिरेगा, और फिर क्या करेगा, मनुष्य खाएगा। ये हॉप है, यानी मनुष्य इस पेड़ में से इस आम को पकने के बाद भी नहीं तोड़ सकता। ये होता है नियतिवाद। अब संभववादी क्या कहता है कि पेड़ पर अगर आम है तो आम अगर कच्चा है कोई बात नहीं, उसमें कुछ हम रसायन का प्रयोग करेंगे, उसको हम किसी धान या किसी गर्म जगह पर रखकर उसको हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी, यानी उसको अति शीघ्र हम उसको क्या करेंगे, उसको पका लेंगे और उसका यूज करेंगे, यानी वो इंतजार नहीं करता कि आम कब पकेगा। तो ये छोटा छोटा सा एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी बिगिनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो था फ्रांस के अंदर, यानी ये एक फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा स्टार्ट किया गया, और जो कमियां नेचुरलिज्म में थी उसको दूर करने का इसके अंदर प्रयास किया। तो उन्होंने मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया और इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। अब इन स्लाइड्स को माध्यम से हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो पॉसिबिलिज्म में सबसे पहले हमने कहा कि ये जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है फ्रांस में स्टार्ट होता है, और 20th सेंचुरी के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है। और इस स्टार्टिंग में अगर उसके मुख्य प्रवर्तक का अर्थ होता है कि इसके इस विचारधारा को फॉलो करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले जो फॉलोवर था वो लूशियन फेवरे था। लूशियन फेवरे जो सब फर्स्ट इंट्रोड्यूसर था, इसे ये जो वर्ड संभववाद जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिएगा, वर्ड जो है उस वर्ड का जो यूज है पॉसिबिलिज्म, तो वो तो क्या, लूशियन फेवरे। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा डेवलपमेंट की बात करें, तो इसके डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है वो जाता है विडाल डी ब्लांस को। उसके बाद विडाल डी ब्लांस का जो शिष्य था ब्रून्स, फिर उसके दिमांजिया दिमांजी आए, ईसा बोमेन आए, फिर कॉल सॉवर जो कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेट ज्योग्राफर थे। तो ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है। अब जो लूशियन फेवरे थे, उस लूशियन फेवरे ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया, लूशियन फेवरे। और लूशियन फेवरे की जो बुक थी उस बुक का नाम है ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जो 1925 में पब्लिश होती है। अब इस पुस्तक में इन्होंने इस वर्ड का यूज किया, और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है वो विडाल डी ब्लांस को जाता है, यानी मैन जो डेवलपर है वो विडाल डी ला ब्लांस आता है, पूरा नाम तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो मैंने पिक्चर आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में, ये है विडाल डी ब्लांस, ये है विडाल डी ब्लांस। अब ये जो विडाल डी ब्लांस है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि कहीं भी अनिवार्यता ये की अगर बात करते हैं, अनिवार्यता का अर्थ होता है कि आपको ये काम करना ही है, यानी आपको प्रकृति का जो आदेश है उसको मानना ही है, जैसा प्रकृति कहती है उसके हिसाब से, यानी आप नेचर के अगेंस्ट नहीं हो सकते, आप अपनी तरफ से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आपको केवल और केवल प्रकृति के भरोसे चल। तो ये क्या कहते हैं कि अनिवार्यता नहीं है कि हम हर वो चीज करें कि प्रकृति, यानी प्रकृति, अब जैसे बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हम बारिश में भीगते रहें, हम छाते का प्रयोग करेंगे, हम मकान बनाकर मकान के नीचे रहेंगे, हम भीगेंगे क्यों? अगर ये सोच है कि मैं भीगूंगा क्यों,
इसका मतलब वहां पर पॉसिबिलिटीज है, इस बारिश की बूंदों से राहत मिल सकती है, इसका मतलब वहां पर संभावना है, और जहां पर संभावना है वहां पर संभववाद है। कहीं पर भी अनिवार्यताएं नहीं है और सब जगह संभावना है, यानी हर जगह पर आपको संभावनाएं देखने को मिलती है। कुछ आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज होगी, और इस पॉसिबिलिटीज का यूज करने के लिए मनुष्य जो है वह फ्री है, करने का स्वामी होने का वध है। इसको साधारण शब्दों में मैं समझाता हूं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है वह नेचर पर डिपेंड नहीं है, वह इस नेचर में चाहे जैसे परिवर्तन ला सकता है, वह नेचर को अपने अनुसार ढाल सकता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। जैसे कि द फिजिकल environment offered numerous way for a culture to development, यानी जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमारा नेचर, और नेचर से जो गिफ्टेड जितने भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो माउंटेन्स है, चाहे वो रिवर्स है, चाहे वो फॉरेस्टेज है, वेजिटेशन है, वह वातावरण एक संस्कृति को विकसित करने के लिए कई प्रकार के तरीके प्रदान करता है। कई प्रकार के तरीके का अर्थ होता है कि जो माउंटेन्स रीजन होंगे उनका कल्चर आपको अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। कल्चर की बात करते हैं तो वहां पर देखिएगा, यहाँ पर हम तीन चार चीजें लेकर चलते हैं। एक तो है हमारा पहनावा, हम कौन से गारमेंट पहनेंगे। दूसरा, हम भोजन क्या करेंगे, और हमारी आर्थिक क्रियाएं क्या होगी। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। यानी अगर आप माउंटेन्स पर जाएंगे तो आपको वहां का पहनावा अलग मिलेगा, भोजन अलग मिलेगा, और वहां की जो एक्टिविटीज है वो आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। और यही जो चीज होती है ये मिलकर हमारे कल्चर को बताता है कि वहां पर इस प्रकार का कल्चर पाया जाता है। कहीं पर चावल खाया जाता है, कहीं पर मांसाहारी होते हैं, और कहीं पर गेहूं की रोटियां खाते हैं। तो भोजन आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। People make cultural traits choices from the possibilities offered by their environment. लोग अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अपना जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा पेश की गई संभावना, संभावना का अर्थ होगा, संभावना क्या, कौन सी संभावना है कि उसने क्या वहां पर क्या दिया, वहां पर उसके सामने संभावना पर्वत है, या पठार है, या फिर वहां पर हम कह सकते हैं कि कोई जंगल है, या फिर वहां पर कोई मरुस्थल है। ये पॉसिबिलिटीज दी है कि आपको कहां रहना, आप चाहे वहां पर रह सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटीज में अपने कल्चर को डेवलप करने, अपने कल्चर में से कुछ चीजों को चॉइस करने की जो स्वतंत्रता है उसको दी। फिर उसके बाद कहा गया है कि हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटीज आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, कि आज मनुष्य ने इतना ज्यादा विकास किया है कि भौतिक वातावरण का जो प्रभाव है वो हम पर कम पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई हॉट क्लाइमेट है, अब हॉट क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो हम कुछ ट्रॉपिक्स की बात करते हैं। अब ट्रॉपिक्स यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करते हैं। वहां की क्या विशेषताएं हैं कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, वहां पर आपको बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी। ठीक है, अब गर्मी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग जो हैं वो आपको काले रंग के देखने को मिलेंगे, या फिर वहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो जरूरी नहीं है कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत कम कपड़े पहनते हो। लेकिन गर्मी ज्यादा है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि गर्मी को कम करने के लिए वह एयर कंडीशनर का प्रयोग करेगा, वर्षा से रुकने के लिए वह रेन कोट का प्रयोग करेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो उसके सामने है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट के साथ हमारा जो भौतिक वातावरण है यानी हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका जो फैक्ट है हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर हम बात करें, हम पोलर रीजन्स में रहते हैं।
अब पोलर्स के अंदर हम या रीजन में रहते हैं तो हमें पता है कि जो पोल्स होते हैं वो काफी कोल्ड होते हैं। अब कोल्ड होते हैं वहां पर आपको सॉइल नहीं मिलेगी। अगर सॉइल नहीं है तो वहां पर आपको वेजिटेशंस नहीं मिलेगी। तो ये कुछ विशेषता है, यानी वहां पर आपको इस प्रकार से जो कार्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर आपको ये जो चीजें हैं वो वहां पर आपको प्रभावित कर सकती है। तो इसका अर्थ नहीं है कि वहां पर आप वेजिटेशन लगा ही नहीं सकते। अगर आपके पास वहां पर सॉइल नहीं है तो आप वहां पर कम से कम सॉइल में कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स आ गया। हाइड्रोपोनिक्स का आपने नाम सुना होगा कि बिना मिट्टी के भी फसलें बोई जा सकती है। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां पर आप कांच के घर बना सकते हैं, वहां पर आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज आपके सामने बहुत सारी है। तो इस पॉसिबिलिटीज के लिए या कौन सी पॉसिबिलिटीज का यूज ह्यूमन करेगा, तो उसके लिए ह्यूमन जो है वो एकदम फ्री है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके जनक की बात करते हैं, जनक की बात का अर्थ होता है सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो विडाल डी ब्लांस को जाता है। पूरा नाम जो है वो इस प्रकार से है, विडाल डी, ला वर्ड जुड़ता है सभी के साथ, फिर है ब्लांस, विडाल डी ब्लांस। और विडाल डी ब्लांस ने अपनी जो बुक है उस बुक का नाम है, आगे आएगा, जियोग्राफी यूनिवर्सल, और ये है मानव भूगोल का सिद्धांत। तो 1923 में ये बुक पब्लिश होता है और इस बुक के अंदर वो अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बुक है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमन, जो किताब है उस किताब का कुछ नाम जो इस प्रकार से इंग्लिश में वो है, रुकिएगा, प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफिक फिर ह्यूमन, ये कुछ इस प्रकार से नाम है। यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में आप क्या है, इसको प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जा सकता है। लेकिन जो फ्रांसीसी में प्रिंसिपल दी ज्योग्राफिक ह्यूमन करके इसका नाम है। उस बुक में ये बताता है कि प्रकृति जो है वो मात्र परामर्शदात्री है, मोर देन एन एडवाइजर है, इसके अधिक वह कुछ नहीं है। ठीक है। फिर ये जियोग्राफिक यूनिवर्सल एक और बुक है इनकी। फिर इसके अलावा एनएल्स दी जियोग्राफिक जर्नल, ये भी जर्नल है। इसके अंदर वो सभी यही चीजें बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है या ह्यूमन का जो सोसाइटी है उसके अंदर आप देखें तो हम कौन सी फसलों को उगाते हैं, वो फसलें हमें जो पसंद है वही हम उगाते हैं। ठीक है। तो ये हम जो चीजें हमने अपनी सामने, यानी हमने हमारे पास हमारी क्या चीज, चॉइस। अब चॉइस के अकॉर्डिंग हमने कुछ फसलों को उगाया है, तो चॉइस हमारी काफी मायने रखती है। बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद हम खेत के अंदर मूंग बोएंगे या तिल बोएंगे, ये डिपेंड किस पर करता है? क्या ये इन्वायरमेंट तय करता है? नहीं। इसको तय करने का जो अधिकार है वह है ह्यूमन पर। तो ह्यूमन जो है वो काफी बढ़कर है। इसके बाद जैसे कि आपके विडाल डी ब्लांस हैं, विडाल डी ब्लांस के बाद उनके जो शिष्य है जिसका नाम है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स जो है वो ये भी फ्रांसीसी है और विडाल डी ब्लांस के शिष्य थे। इनकी जो पुस्तक है वो है ज्योग्राफी ह्यूमन, ज्योग्राफी ह्यूमन या ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 1910 में पब्लिश हुई। ये भी पॉसिबिलिज्म से समर्थक है और कहते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उसे
परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है, यानी वह उसमें चेंजेज ला सकता है। यानी वो कहते हैं कि प्रकृति जो है वह आदेश नहीं देती है, वह अनुमति यानी पॉसिबिलिटीज उसके सामने खड़ी करती है, और उस पॉसिबिलिटीज में से ह्यूमन अपने हिसाब से तय करता है। ब्रून्स का जो एक सिद्धांत है, जैसे कि अगर या पार्थिव एकता का, टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है, इस पर ये बल देते हैं। अब पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी और जो क्रियाशीलता, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें पार्थिव एकता क्या कहता है कि इस अर्थ पर जितने भी जो स्ट्रक्चर पाए जाता है, या जितने भी जो ह्यूमन या दूसरे जितने भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेट है, और दोनों जो सभी हैं वो एक्टिव रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई है और इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। ब्रून्स के बाद बात करते हैं, ब्रून्स के बाद ईसा बोमन आए, और ईसा बोमन ने अपनी जो बुक है, जो नाम है यहाँ पर द पायनियर फ्रिंग जो है, ये इनकी बुक है। ये भी एक अमेरिकन थे, लेकिन इसकी जो थॉट थी वो फ्रांसीसी ये विचारधारा थी उसके, ये काफ़ी समर्थक थे और कहते थे, वही एक ही बात कहेंगे कि ह्यूमन जो है जैसे जैसे अपने इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में अपने अनुसार अपने सिलेक्शन से उसमें चेंज लाने का प्रयास करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये उसके समर्थक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यही बताया गया है कि ह्यूमन जो है वो वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर है, और सुपीरियर होने के साथ साथ वह अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट में चेंज ला सकता है। जैसा कि जो इन्वायरमेंट का जो था वातावरण निश्चयवाद जिसे कहा जाता है, या फिर हम डेटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस डेटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट में प्रकृति का दास माना जाता था या कठपुतली माना जाता था। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर नॉट स्लेव्स और पपेट ऑफ नेचर, वो फ्री है, वह कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से, वह प्रकृति से प्रभावित है, यानी उसका जो इफेक्ट है या प्रभाव जो है, यानी उस पर प्रकृति का प्रभाव है, लेकिन वह अपने बुद्धि बल और कार्य कुशलता के आधार पर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स हैव चेंज द फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू द एजेस थ्रू दियर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। तो वो चेंज लाता है। अब चेंज लाने के जो प्रोसेस हैं अलग अलग प्रकार के बताए हैं, जैसे कि किस कौन कौन से चेंजेस हम इस अर्थ पर देते हैं, जो अर्थ का, जैसे कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन ने डैम्स क्रिएट किए हैं, डैम बनाने के बाद उसने, यानी नेचर ने क्या किया है कि ऐसे कुछ क्षेत्र बनाए हैं जहां पर एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, वाटर बॉडीज को रोक दिया, रोकने के बाद डैम बना दिए, डैम से कैनाल निकाले, और जहां पर पानी बारिश से नहीं हो पाता है वहां पर उसने नहरें पहुंचा दी है, और वहां पर जहां पर रेगिस्तानों में खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी, तो वहां पर उसने फसलों को, क्रॉप्स को लगाया है। तो ये पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। मैन बुल्ट ए डैम एंड टर्न आउट टू बी ए कैनाल्स एंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स को वहां पर डेवलप किया। प्राचीन जितने भी नगर हैं, चाहे हम लंदन की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, कानपुर की बात करें, या आपका खुद का जो गांव है, शहर है, तो देखिएगा पहले कभी किसी गांव को बसाया जाता था या शहर को बसाया जाता था, तो सबसे पहले वाटर बॉडीज को देखा जाता था कि अगर यहाँ पर हम बसे तो हमारी वाटर रिलेटेड जो नीड्स है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो ये प्राचीन काल में जितने भी जो नगर हैं, देखिएगा कोई भी नगर देख लीजिए, कुछ टेम्स नदी के हैं, कुछ यमुना नदी के किनारे हैं, कुछ आपके गंगा नदी के किनारे हैं, कुछ चंबल नदी के किनारे हैं। हर गांव किसी तालाब या किसी नदी के किनारे है, कि जो वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है। लेकिन अब जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब कहीं पर भी कॉलोनी बसाई जा सकती है, कहीं पर भी गांव बसाया जा सकता है, वहां पर वाटर बॉडीज को ले जाया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। नेक्स्ट है, अगर हम एग्रीकल्चर में पॉसिबिलिटीज को देखें, तो पहले डेटर्मिनिज्म की बात करें। डेटर्मिनिज्म क्या कहता है
कि कोई भी फसल जो है वो अपने आप उगेगी, यानी पेड़ में से फल बनेगा, फल में से बीज अपना आप बिखर जाएंगे और उसमें से अपने आप जो बीज है वो अंकुरित होकर फिर पौधा और पौधे से पेड़ बनेंगे। ये नेचुरलिज्म कहलाता है। लेकिन ये जो थॉट है जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहता है, वो कहता है कि इंतजार कौन करेगा। हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट्स है, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो क्या हुआ, हम जंगल को काट कर उस पर एग्रीकल्चर लैंड डेवलप कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज को दिखा सकता है। और एक ही खेत में मैं बहुत सारी फसलें बोऊंगा, मैं गेहूं भी लगाऊंगा, गेहूं के साथ हम चने भी बोएंगे, चने के साथ हम थोड़ी सब्जियां भी बोएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है, यानी जो नेचर का जो कंट्रोल है उसको कम करने की चीजें दिखा रहा है। फिर हम कह सकते हैं कि हम फसलें कौन सी बोएंगे, तो हम कोई भी फसल कहीं पर भी बो सकते हैं। किसी भी मौसम में जाइए, आपको भिंडी और जो केला है वो हर मौसम में मिलता है, कोई भी फल ले लीजिए। तो ये पॉसिबिलिटीज को देखा, यानी जो सीजनल फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है वो आपको हर मौसम में मिल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है, यानी नेचर का कंट्रोल नहीं है। इसी प्रकार से जो पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटीज है उसी के कारण ही आज हम चांद और मंगल पर भी जा पहुंचे। इसी प्रकार से हम हमारे लिए जो लाइटनिंग जो एनर्जी के लिए केवल और केवल सन एनर्जी पर डिपेंड नहीं है, हमने अपने खुद के एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप किया है। ये भी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं। प्रशीतकों का आविष्कार यानी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स जो है उसका हमने डेवलप किया है। हम कई चीज़ों को कई लंबे समय तक खराब नहीं होने देते हैं। और हमारी जो क्लाइमेट है उसको भी हमने पंखों के माध्यम से, कूलर के माध्यम से, एयर कंडीशनर के माध्यम से हमने कंट्रोल किया है, यानी हमने क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर दिया है। यानी पॉसिबल है हम नेचर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उन्नत बीज, यानी जो ज्यादा उत्पादन देने वाले जो बीज है, बीटी कॉटन है चाहे या बीटी बैंगन है, तो इस प्रकार के जो हमने नर्सरी जो पौधे डेवलप किए, हम कहीं पर भी देखा, जो आपने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग होती है पौधों में, एक ही जो पेड़ है उस पर तरह तरह के फल लगाया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। तो इस प्रकार के पॉसिबिलिटीज को दिखाते हुए हीगल जो है, जो एक राजनीतिक शास्त्री है, नाम सुना होगा, कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो, जहाँ पहले यूनानी रहते थे वहां पर अब तुर्क रहता है। यानी पॉसिबिलिटीज है कि स्थान बदल सकता है और जो चेंजेस है वो इस प्रकार से आ सकता है। डोंट टॉक अबाउट द एटमोस्फेयर इन द फ्रंट ऑफ मी। एटमोस्फेयर द ग्रीक्स यूज द लाइव, नाउ द तुर्क्स लाइव। यानी जहाँ पर पहले ग्रीक रहते थे वहां पर आज तुर्क रहते हैं। हो सकता है ये चेंज जो है वो लगातार होता रहता है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना, क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये भी सही है या नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटीज यानी हर चीज क्या मनुष्य बदल सकता है? नहीं। तो मनुष्य घर की जलवायु बदल सकता है, हमारे घर को वो ठंडा कर सकता है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो घर के अंदर वो ठंडा कर सकता है। लेकिन अगर जलवायु अगर बदल सकता है तो सारा का जो डेजर्ट है तो वहां पर वो बदल सकता, तो वहां पर जंगल बना सकता था, लेकिन वह नहीं बना पाया। तो पॉसिबिलिटीज कहाँ है? तो हर जगह पर पॉसिबिलिटीज नहीं है, कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज पाई जा सकती है। फिर हम टुंड्रा रीजन की बात करें, काफी ठंडा क्षेत्र है, वहां पर आप एग्रीकल्चर आज भी नहीं कर पाते। तो ह्यूमन ने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया कि टुंड्रा रीजन के अंदर वो एग्रीकल्चर को डेवलप कर पाए। फिर इसके अलावा जो बीमारियां हैं, जैसे कि अभी कोरोना को मैंने इसके अंदर साथ में लिया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन जो डिजीज है नॉट पॉसिबल। कोरोना हो चाहे जीका हो, सार्क हो, H1 हो, तो ये जो बीमारियां हैं उसको हम, अब कितने साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन हम इस कोरोना पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं हम नेचर से अभी भी दबे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज या पॉसिबिलिज्म आपको नहीं नजर आता। इसके अलावा कुछ नेचुरल जो हैजार्ड्स है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज भी हम अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइडिंग है या वल्केनिज्म है या आप देख सकते हैं ड्राउट है, यानी सूखा है, बाढ़ है, तो इस पर हम आज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज कहाँ है? तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, यानी दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट में हम देखें तो एक जो कॉन्सेप्ट वो कहता है कि जो नेचर है वह सुपीरियर है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ह्यूमन जो है वो सुपीरियर है। तो दोनों को हमने पढ़ा है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट एक और स्कूल आएगा, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे
कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है तथा या फिर दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो इस चीजों को हम नेक्स्ट टॉपिक के